तो हम लोग पिछले क्लास में डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े थे, उसमें एयर रेजिस्टेंस लगता था -v, स्प्रिंग फोर्स लगता था -kx, उससे एम्पलीट्यूड घटते जाता था। अब एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे झूला झूलते हैं बार बार एम्पलीट्यूड घटते जाता है, तो एक्स्ट्रा फोर्स धक्का मारे अगर बराबर बराबर टाइम पे पीरियोडिक फोर्स लगा के मारे तो एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज कर जाएगा या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रख सकते हैं। उस तरह के ऑसिलेशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं या ड्रिवन ऑसिलेशन कहलाता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन या ड्रिवन ऑसिलेशन, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन या ड्रिवन ऑसिलेशन। नोट कर लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा तब? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स हो गया इक्वल टू -kx स्प्रिंग वाला फोर्स -bv एयर फ्रिक्शन वाला फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स जो आप लगाए ओमेगा डी इंटू टी, ये वाला एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब ए को आप लिख देंगे d2x/dt स्क्वायर, इधर से बी भी इधर ले आएंगे तो प्लस बी, वी को लिख देंगे dx/dt को वेलोसिटी बोलते हैं, kx को इधर ले आइएगा इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। इस तरह का इक्वेशन बन जाए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसमें अगर m से डिवाइड कर दें, इसे m से डिवाइड कर दिए सब में, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे झूला झूलते हैं बार बार एम्पलीट्यूड कम होते जाता है, तो फिर से हम लोग फोर्स पीछे से धक्का मारते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो वही ये धक्का वाला फोर्स हो गया पीरियोडिक फोर्स। m से डिवाइड कर दें तो d2x/dt स्क्वायर प्लस b/m इंटू dx/dt, b/m इंटू dx/dt प्लस k/m इंटू x इक्वल टू एफ नॉट बाय m साइन ओमेगा डी इंटू टी। इस फोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी 1 है। अब हम लोग पढ़े थे b/2√mk को हम लोग बोलते थे डैम्पिंग रेशियो, जिसको c नाम दिए थे, इसको डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं। और √k/m को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, k/m को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, √km को ओमेगा नॉट बोलते हैं। ओमेगा नॉट क्या कहलाता है? फ्री ऑसिलेशन वाला फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट क्या कहलाता है? फ्री ऑसिलेशन वाला फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट कहलाता है फ्री ऑसिलेशन वाला फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। मतलब जब आप एयर रेजिस्टेंस था और ना डैम्पिंग फोर्स लगाए थे, इसको बोलते हैं नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब जब डैम्पिंग नहीं था उस समय के फ्रीक्वेंसी को इतना बोलते थे। जैसे सिंपल पेंडुलम को एयर रेजिस्टेंस नहीं ले, सिंपली ऑसिलेट कर रहा है जिंदगी भर, इतने से अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। एयर रेजिस्टेंस जब नेग्लेक्ट किए थे उस समय के फ्रीक्वेंसी को ये बोलते थे। तो एयर रेजिस्टेंस के चलते बार बार एम्पलीट्यूड घट जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स ये लगा करके और हम लोग एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखते हैं या इंक्रीज भी करा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया स्प्रिंग वाला फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स, एक्स्ट्रा जो धक्का मारे वो इक्वल टू ma। उसी से ये इक्वेशन बन गया, उसी से ये इक्वेशन बन गया। अब एक्सेलरेशन को d2x/dt लिख दिए, वेलोसिटी को dx/dt लिख दिए, kx सब इधर ले आए इक्वल टू एफ नॉट। अब इसमें m से डिवाइड कर दिया, ऐसा इक्वेशन बन गया। अब ये b/√2mk को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग रेशियो, पहले भी हम लोग यूज कर चुके थे। ओमेगा नॉट और c को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये c और ओमेगा नॉट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर से रूट के कट जाएगा, नीचे m जो है b/2m बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा? ओमेगा नॉट c को मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा नॉट इंटू c को मल्टीप्लाई कर दें, ये रूट के कट जाएगा, b/2m बन जाएगा। मतलब b/m को 2 ओमेगा नॉट c बोलते हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 2 ओमेगा नॉट c बोलते हैं b/m।
तो क्या कहानी था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सिंपल, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, स्प्रिंग ब्लॉक को खींच के छोड़ देंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही ऑसिलेट करते रहेगा इस फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी रूट के बाय एम से ऑसिलेट करते रहेगा। अब एयर रेजिस्टेंस लगेगा माइनस बी भी, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है एयर रेजिस्टेंस, तो एम्पलीट्यूड घटने लगेगा। अब एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स, ऐसे पीरियोडिक फोर्स लगा लें, जैसे झूला झूलते हैं धीरे धीरे रुकने लगता है, बार बार फोर्स लगा रहा है रेगुलर इंटरवल पे, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये फोर्स हो गया पीरियोडिक फोर्स। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, स्प्रिंग वाला फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स, और धक्का जो हमारे पीरियोडिकली लगा रहे हैं इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल। तो ए को लिख दिया d2x/dt², v को लिख दिया dx/dt, उधर लेते गए, और kx को उधर लेते गए, इक्वल टू इसको राइट साइड में छोड़ दिया। यही क्वेश्चन बन गया, इसी में m से डिवाइड कर दिया, ऐसा बन गया। अब पिछले क्लास में पढ़ाए थे b/2√mk को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। ओमेगा नॉट होता है फ्री ऑसिलेशन वाला फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, जब एनर्जी कंजर्व था, उस समय का फ्रीक्वेंसी इतना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं b/2m आता है, मतलब b/m की जगह 2 ओमेगा नॉट c रख सकते हैं। इस इक्वेशन में आप डाल देते हैं उस वैल्यू, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, 2 ओमेगा नॉट c इंटू dx/dt, k/m को ओमेगा नॉट स्क्वायर बोलते हैं, इंटू x इक्वल टू f0/m साइन ओमेगा d इंटू टी। इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये x का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, पहले यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। एक स्प्रिंग वाला फोर्स, एक हवा के रेजिस्टेंस वाला, और एक्स्ट्रा जो आप धक्का दे रहे हैं बार बार, ताकि एम्पलीट्यूड नहीं घटे। यस, तो अब उस फ्रीक्वेंसी को आप लोग कैलकुलेट कीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, जो इक्वेशन बोर्ड पे दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी तक मैथमेटिक्स, उतना हायर मैथमेटिक्स नहीं सीखे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखे। कौन से कॉलेज में? इंजीनियरिंग कॉलेज। डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, उसको सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये जीरो था, तो ये डैम्ड वाले में हम लोग देखे थे ये जीरो था, डैम्ड में भी था, तो डैम्ड में ये बराबर जीरो था, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया इसलिए ऐसा आ गया। m से डिवाइड किए थे इसलिए m इसके नीचे आ गया है। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये जब डैम्प फोर्स लगाते हैं तो शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, और थोड़ी देर के बाद वो झूला जो झूला रहे थे आप फोर्स लगा के, वो इसी के फ्रीक्वेंसी से, जो फोर्स लगाए हैं इसी के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है थोड़ी देर के बाद। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो देते हैं, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय displacement at time t, displacement x at time t as x equal to a। अब साइन में डालें तो साइन में लिख सकते हैं, कॉस में डालें तो कॉस में लिख सकते हैं। तो साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5, इसी के फ्रीक्वेंसी का से ऑसिलेशन होने लगता है थोड़े टाइम के बाद। और जहां पे ए जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये ओमेगा डी और ओमेगा नॉट पे डिपेंड करेगा। वेयर amplitude A depends on omega naught and omega d। ये जो फोर्स लगा रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी, और फ्री ऑसिलेशन में जो झूल रहा था उसका फ्रीक्वेंसी। इस एम्पलीट्यूड को लिखना होगा, इसका फॉर्मूला। इस तरह का इक्वेशन आएगा सॉल्यूशन, लेकिन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए f0/m जो इधर लिखा हुआ था वो वाला f0/m डिवाइडेड बाय ओमेगा डी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो फोर्स का लगा रहे थे फ्रीक्वेंसी, इस दोनों का होल स्क्वायर होगा, प्लस इधर पे b/m का होल स्क्वायर, b/m इंटू ओमेगा डी का होल स्क्वायर। ये टर्म लिया था, इतना लंबा चौड़ा एम्पलीट्यूड इसका इन सारे चीजों पे डिपेंड करेगा। फोर्स लगाने का फ्रीक्वेंसी क्या है,
और फ्री ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी है दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी बाय एम ओमेगा डी का होल स्क्वायर। अब इसमें से ओमेगा डी अगर आप कॉमन ले लीजिएगा ये ओमेगा डी, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय ओमेगा डी का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और उधर बाहर चला जाएगा ओमेगा डी रूट से और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बाय ओमेगा डी का स्क्वायर लिख देते हैं इनटू ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एम का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको अंदर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा डी। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन आया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बी बाय एम को यहाँ पे आप लिख रहे हैं 2 ओमेगा सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ओमेगा नॉट सी। सी हो गया डैम्पिंग रेशियो। ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा, जो फोर्स लगा रहे हैं कितने फ्रीक्वेंसी से लगा रहे हैं, शुरू में कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, उन पे डिपेंड कर रहा है, उन पे डिपेंड कर रहा है। अब एग्जाम में देगा ही क्वेश्चन दे देगा ऐसा तो टिक मारना पड़ेगा इसमें। इसी को अलग अलग तरीके से भी लिख के दे सकता है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से भी लिख रहे हैं। अब ये इसको आप लिख सकते हैं ए बराबर एफ नॉट बाई ये एम और ओमेगा डी एक साथ कर देते हैं और इधर हो गया अंडर रूट 1 बाय ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बी बाय एम को हम लोग बोलते थे 2 ओमेगा नॉट सी, तो सी था डैम्पिंग रेशियो, उसका होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब ऐसा लिख दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ए का वैल्यू एफ नॉट बाय एम ओमेगा टी, यही एम को नीचे कर दिए, एम को नीचे कर दिए खाली, ऐसा लिख सकते हैं। उसको नोट कर लिए तो मिटाएंगे हम। अब ये रूट वाले फैक्टर को हम लोग जेड एम बोल देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं जेड एम, मान लीजिए जेड एम, वो इम्पीडेंस की तरह हो गया। अब उसको आप लिख सकते हैं सिंपली ए बराबर एफ नॉट बाई एम ओमेगा डी इंटू जेड एम, वेयर जेड एम इक्वल टू जेड एम इक्वल टू ये वाला फैक्टर जो है जेड एम कहलाता है 1 बाय ओमेगा डी का स्क्वायर, ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर। ये जेडएम कहलाता है। एक टर्म हो गया, इसको जेडएम बोलते हैं। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस बोलते हैं। 12th क्लास में जाएगा तो इसी तरह का इक्वेशन लिखा रहेगा, इंपीडेंस कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। अब रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, देखिए दुनिया में हर एक चीज ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं, उसका एक फ्रीक्वेंसी है। अब बार बार हथौड़ा से ऐसे मारने लगी इसमें, तो हथौड़ा से मारने का जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ले जा रहे हैं ला रहे हैं, ले जा रहे हैं ला रहे हैं, ले जा रहे हैं ला रहे हैं, और इसके जो मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी, दोनों अगर सेम हो गया तो बोर्ड के मॉलिक्यूल जोर जोर से ऑसिलेट करने लगे हैं, बोर्ड क्रैक हो सकता है। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है अब बोर्ड क्रैक हो सकता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कंडीशन रेजोनेंस का कंडीशन होता है। इन दिस कंडीशन amplitude of oscillation is maximum, amplitude of oscillation is maximum, amplitude of oscillation is maximum। तो ये रेजोनेंस के कंडीशन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है।
जैसे कि आप देखिएगा रेशनिक हॉलिडे के बुक में जो है एक फॉरेन कंट्री का जो ब्रिज है वो टूटा हुआ दिखाया गया है। आर्मी लोग जो चलता है तो ब्रिज का भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी से, और आदमी लोग चलता है, आर्मी लोग चलता है उसमें कदम ताल मिला के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो उसके लेफ्ट राइट लेफ्ट करने का जो फ्रीक्वेंसी है और ब्रिज के मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों अगर सेम हो गया तो ब्रिज के मॉलिक्यूल जोर से ऑसिलेट करने लगे, टूट सकता है। उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, मतलब दो फ्रीक्वेंसी का मैच कर जाना, सेम हो जाना, रेजोनेंस का कंडीशन कहलाता है। दुनिया का हर एक चीज ऑसिलेट करता है, ये कलम का भी मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है। अब उसको बार बार एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, हम हथौड़ा से इसमें मारे तो हथौड़ा के मारने का फ्रीक्वेंसी और इसके मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने का अगर सेम हो जाएगा तो कलम का मॉलिक्यूल जोर जोर से ऑसिलेट करने लगा, टूट सकता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो ऑसिलेशन के वक्त क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाना, रेजोनेंस कहलाता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपना नाम रख दिया रेजोनेंस, काहे रख दिया भाई? तो स्टूडेंट का जो पढ़ने का फ्रीक्वेंसी या सीखने का फ्रीक्वेंसी है और आईआईटी के सीखने का फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों मैच कर जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, आईआईटी क्रैक कर जाएगा। या नीट का तैयारी करने के लिए, नीट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका फ्रीक्वेंसी अलग है और आपके ब्रेन का फ्रीक्वेंसी अभी स्कूल के फ्रीक्वेंसी से मैच किया हुआ है, नीट का फ्रीक्वेंसी आईआईटी के फ्रीक्वेंसी में गया ही नहीं है। तो जिस दिन हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी और नीट में जो क्वेश्चन पूछता है या आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछता है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो क्रैक हो जाएगा आईआईटी या नीट। तो रेजोनेंस करने का मतलब दो फ्रीक्वेंसी का मैच हो जाना। समझ में आया रेजोनेंस, हाँ या ना? यस। इस इक्वेशन में देख रहे हो कि यही ओमेगा डी और ओमेगा नॉट अगर बराबर हो जाएगा तो ओमेगा और ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो कम से डिवाइड करोगे तो ये ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इक्वेशन का नाम कुछ देते हैं वन। फ्रॉम इक्वेशन वन वन वाला इक्वेशन में यहाँ एफ नॉट बाई इतना लिखा हुआ था, ये एफ है, एफ नॉट है, अब बाय एम इतना लिखा हुआ है। अगर ओमेगा डी इक्वल टू मतलब फोर्स लगाने का फ्रीक्वेंसी और फ्री ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी दोनों अगर सेम हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो अब ये कम आ जाएगा, कम से डिवाइड किया तो ज्यादा मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन वन, इफ ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट then amplitude of oscillation increases, then amplitude of oscillation increases, amplitude of oscillation increases, oscillation increases। तो यही कंडीशन रेजोनेंस कहलाता है। हालांकि रेजोनेंस के लिए एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं, थोड़ा सा दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी उसका, तो वो मैथमेटिकली निकाल के देना पड़ेगा, तो वो हम अभी लिखने वाले हैं। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, रेजोनेंस के तरफ शिफ्ट हो रहा है ये, मतलब ये पूरा जीरो कर दे तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तब तो 100%। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये पूरा अगर जीरो हो जाए, ये रूट के टर्म में, ये जीरो तो होगा नहीं क्योंकि ये होल स्क्वायर है और इधर भी होल स्क्वायर था, इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, तो यही मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड हो, है ना। लेकिन एक वैल्यू और है यहाँ, चूंकि ओमेगा डी भी लिखा हुआ है, एक वैल्यू और है जिससे कि एम्पलीट्यूड और बढ़ सकता है। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जिसपे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। the frequency at which the frequency of at which फोर्स जो आप लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, the frequency at which amplitude of oscillation is maximum, amplitude of oscillation is maximum, oscillation is maximum, is known as resonant frequency, is known as resonant frequency, and the phenomena is known as resonance, phenomena is known as resonance. So it is observed that
लिख देते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट, मतलब जेड मिनिमम हो जाएगा और एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम हो जाएगा। तो इट इज ऑब्जर्व दैट omega d equal to omega r, where omega r is the resonant frequency, resonant angular frequency. Amplitude of oscillation is maximum. Amplitude of oscillation is maximum. Oscillation is maximum. कितना होता है ओमेगा आर का वैल्यू? तो उसको लिख देते हैं। तो देखिए ओमेगा आर का वैल्यू कितना होता है। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तब रेजोनेंस होगा। तो ओमेगा आर का वैल्यू लिखा जाता है ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 माइनस 2c स्क्वायर। अब c आप जानते हैं क्या होता है, इसको अंदर ले जाइए, इसको आप बोल सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट c का ओमेगा नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट c को आप क्या बोलते थे? ओमेगा नॉट c को क्या बोलते थे? b/2m। 2 ओमेगा नॉट c को क्या बोलते थे? b/m। तो ओमेगा नॉट c को आप b और m के टर्म में रखी रहे यहाँ पे, रूट अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस और b/2m का होल इसका b/4m हो जाएगा। तो b/2m आ जाएगा यहाँ। ये 2c का होल स्क्वायर होता होगा तब इसका मतलब है ना, b/2m हो जाएगा का होल स्क्वायर, ऐसा हो। इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो जाता है ऑसिलेशन, इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी रियल होना चाहिए, उसके लिए अंदर वाला चीज इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव होगा तो निगेटिव का रूट इमेजिनरी हो जाएगा। तो दिस अकर फॉर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 1 माइनस 2c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 2c स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब c लेस देन 1/√2 होना चाहिए। तो डैम्पिंग रेशियो जब 1/√2 से कम होगा तब रेजोनेंस का कंडीशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। इससे बड़ा रहेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तब रेजोनेंस नहीं होगा। तो डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू 1/√2 से छोटा होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। नोट कर लीजिए। इसलिए बहुत लोग आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है c लेस देन 1, तो 1/√2 से छोटा हुआ तो 1 से बहुत छोटा हो ही जाएगा। जब ये 1/√2 से छोटा है, लेस देन 1 तो और अच्छा वैल्यू होगा। इसको b/2 में इंटू 2 करते थे तो एक 4 से कट जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ये याद रखना पड़ेगा ये सब डाटा आपको, है ना। ये सब डाटा याद रखना पड़ेगा। इसका ग्राफ खींचिएगा तो आप ग्राफ देख सकते हैं ऐसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैसे ज्यादा होता है। इधर एम्पलीट्यूड दिखा दीजिए और इधर रेशियो दिखा दीजिए ओमेगा डी बाय ओमेगा नॉट। जो फोर्स अप्लाई करे थे उसका फ्रीक्वेंसी है, फ्री ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप दिखा सकते हैं। अब ये जैसे डैम्पिंग रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ये ग्राफ खींचा गया है अलग अलग वैल्यू के लिए। ये 140 के लिए बी का वैल्यू 140 के लिए खींचा गया है, ये बी का वैल्यू 70 के लिए खींचा गया है, कम होते जा रहा है। और ये का वैल्यू 70 से भी कम ये 50 के लिए खींचा गया है, ग्राम पर सेकेंड यूनिट वाइज। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड ओमेगा डी का। तो देख रहे हैं ये जब ओमेगा डी बाय ओमेगा ये 1 है, ओमेगा डी बाय ओमेगा नॉट का वैल्यू ये 1 पे है। तो जब ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा हो रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है।
एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब जो फोर्स लगा रहे थे जिस फ्रीक्वेंसी से और जितने से ऑसिलेट कर रहा था उसका फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेशन का रेशियो अगर 1 हो, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है, रेजोनेंस का कंडीशन कहलाता है। ये ग्राफ एग्जाम में पूछते रहता है, आप नोट कर लिया, साथ में ये भी नोट कीजिए, बी घटते जा रहा है ए उठते जा रहा है, और लेसर बी ए इज मोर, एम्पलीट्यूड इज मोर at omega d by omega naught equal to 1. ठीक है, तो यही था फोर्स्ड ऑसिलेशन। दिस इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन, पूरा डिटेल आपको बता दिया गया। अब जितना इसमें से आप पचा पाइएगा उतना अच्छा है आपके लिए। नोट कर लिया है? यस और नो? तो हम अपनी तरफ से इसको बता दिए हैं, इसको आप याद जितना रखिए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट, अब आप देखिए, ये अंशुमन झा क्वेश्चन पूछा था एससी वर्मा का, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक प्रॉब्लम देखिए एसएचएम का, सारा चीज अब आप जान गए एसएचएम का, अब आपको खाली प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हम ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज्यादा बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन नंबर है एससी वर्मा में, ये क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे है, एक ब्लॉक ऐसे है। इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे फोटो बनाया हुआ है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल m is kept on bigger block of mass capital M, स्प्रिंग भी अटैच्ड है कि स्प्रिंग कांस्टेंट। कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस एट अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, फोटो तो आप देख ही रहे हैं। फाइंड द, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक, resultant force on a smaller block when it is displaced through a distance x, displaced through a distance x above its equilibrium position। ये above लिखा हुआ है, above its equilibrium position। तो और भी क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके करते हैं हम लोग, एक साथ करने में दिक्कत होगा, पहले इसी को करते हैं हम। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x above its equilibrium position। क्वेश्चन समझ गए आप? तो पहले बाएं हाथ से पकड़े हुए थे स्प्रिंग और दाएं हाथ से ब्लॉक, अब इसको स्लोली छोड़ देंगे तो इसके वेट के चलते स्प्रिंग दबेगा। तो मान लीजिए स्प्रिंग इतना दब गया और रेस्ट में आ गया, स्लोली छोड़ दिए तो इसके वेट के चलते स्प्रिंग दब गया। तो ये था फ्री सिचुएशन, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था और नेचुरल लेंथ से जितना कंप्रेस्ड हुआ वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाए, मैक्सिमम कंप्रेशन जो हो। तो स्प्रिंग अब दब चुका है, ऐसे दब करके ये थोड़ा कंप्रेस हो गया और ब्लॉक बड़ा वाला इधर है और छोटा वाला नीचे आ गया। तो ये कितना खिसक गया यहाँ, x0 मान, यही एम्पलीट्यूड कहलाए। वो क्यों दबा? इसके वेट के चलते, ऑब्वियस है,
स्प्रिंग के माथे पे आप 2 ईटा रख दिए हैं, स्प्रिंग के माथे पे 2 ईटा रख दिए हैं तो दबेगा ना वो, क्या उसके वेट के चलते दबेगा। इसका वेट कैपिटल एम जी नीचे काम कर रहा है, स्मॉल एम जी नीचे काम कर रहा है, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये एक्स डिस्टेंस स्प्रिंग दबा तो इस पे फोर्स लगाएगा के एक्स नॉट, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इतना ऊपर की तरफ क्योंकि ये दब चुका है ना। के एक्स नॉट कौन सा फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स नॉट ऊपर की तरफ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिखा, टोटल वेट जो दोनों ब्लॉक का हुआ है एम जी प्लस स्मॉल एम जी बराबर के एक्स नॉट। तो ये एक्स नॉट हो गया आपका इक्विलिब्रियम कंप्रेशन, इतना इक्विलिब्रियम कंप्रेशन कहलाता है। वेट के चलते इतना दब गया, फिर इसने अब उसको बैलेंस कर लिया, इक्विलिब्रियम कंप्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है, अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस एबव इसको डिस्प्लेस कर दीजिए ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक को पकड़ के एक्स डिस्टेंस ऊपर कर दीजिए इक्विलिब्रियम से। तो मान लीजिए इस ब्लॉक को पकड़ के एक्स डिस्टेंस ऊपर कर दे हम लोग, तो स्प्रिंग तना जाएगा कितना, ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग, इतना था नेचुरल लेंथ, नो एक्सटेंशन नो कंप्रेशन, ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का। एक्स डिस्टेंस आप ऊपर उठा देंगे, खींच देंगे स्प्रिंग को जबरदस्ती, तो थोड़ा फोटो यहाँ से हटाते हैं, एक्स डिस्टेंस ऊपर खींच देंगे इसको तो क्या होगा सो बताइए। तो एक्स डिस्टेंस ऊपर खींच देते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम से, ये एम हो गया, ये कैपिटल एम हो गया। इक्विलिब्रियम का यही कंडीशन था, यहाँ पे यहाँ से एक्स डिस्टेंस खींच दिए इसका बॉटम, तो इसके बॉटम से ये कितना आगे चला गया, इसके बॉटम से इसका बॉटम कितना आगे चला गया, ये वाला दूरी आपका कितना होगा, वही स्प्रिंग लंबा होगा, तो ये वाला दूरी बचेगा आपको x माइनस एक्स नॉट, ये हो गया एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, जिसके चलते ये खींचेगा स्प्रिंग को, अब स्प्रिंग को खींचेगा, स्प्रिंग लंबा हो गया, ऐसा कर दिया स्प्रिंग। तो ये नेचुरल था, तो नेचुरल से कितना आगे गया, टोटल एक्स ले गए, एक्स डिस्टेंस अबव द इक्विलिब्रियम बोला था, तो अब ये नेचुरल से कितना आगे गया, एक्स माइनस एक्स नॉट, इसलिए स्प्रिंग खींचेगा इसको कितने से, के एक्स प्लस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट से, साथ में इसका वेट एम जी काम करेगा, साथ में ये एम जी काम करेगा, खींचेगा तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलेंगे आप। ये एक इक्वेशन बना था हमारा इक्विलिब्रियम वाला, यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, डिस्टर्ब कंडीशन इसको बोलते हैं। तो डिस्टर्ब कंडीशन में न्यूटन्स लॉ लगाइए, डिस्टर्ब कंडीशन में न्यूटन्स लॉ लगाइए, बोलिए तो एम जी नीचे की तरफ, स्मॉल एम जी नीचे की तरफ, के एक्स माइनस एक्स नॉट नीचे की तरफ, इक्वल टू मास, दोनों का मास एम प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन, क्या लगाइए न्यूटन्स लॉ, छोड़ दिए तो वो नीचे की तरफ खींचने लगे क्योंकि स्प्रिंग में एक्स्ट्रा फोर्स ये लग रहा है, ये नेचुरल लेंथ था और उससे एक्स्ट्रा खींचा गया है तो खींचेगा वापस, तो मान लिया कि एक्सेलरेशन ए है ना, तो इसी एक्सेलरेशन से उसको वापस खींचेगा, डिस्टर्ब कंडीशन, ये ऊपर में लिखा हुआ डिस्टर्ब कंडीशन। तो अब इस इक्वेशन को उसमें पहला वाले को ले जाके रख दीजिए, एम जी प्लस एम जी के बदले के एक्स नॉट रख सकते हैं इसमें, पुट 1 इंटू, तो 1 इंटू रखिए तो के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, ये के एक्स नॉट कट जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा के एक्स बाय एम प्लस एम, ये एक्सेलरेशन निकल गया, उतने से दोनों ब्लॉक नीचे आ रहा है, इतने एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक नीचे आ रहा है
है ना, इतने एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक नीचे आ रहे हैं। तो अब हम लोग को पूछ रहा था कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल ब्लॉक, नेट फोर्स क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्लॉक के लिए बनाते हैं इक्वेशन, तब स्मॉल ब्लॉक का फोटो यहाँ बना रहे हैं। स्मॉल ब्लॉक में क्या होगा, ये नीचे आ रहा था तो ये अपने नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारेगा, चलो भैया नीचे, तो बड़ा वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, इसका वेट होगा mg नीचे, साथ में एक्सेलरेशन इसका नीचे, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलेंगे ma। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा mg माइनस n को नेट फोर्स बोलते हैं और उसी को ma भी लिखते हैं। तो बाएं साइड को नेट फोर्स बोलिए चाहे दाएं साइड को बोलिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ma हो गया, यहाँ क्या हो गया? ma, ये तो निकाले हुए थे आप। तो नेट फोर्स ऑन स्मॉल m क्या लिखिएगा? ma, नेट फोर्स ऑन स्मॉल m इक्वल टू m इंटू a निकाले हुए हैं, m के x ये वाला मल्टीप्लाई कर दिए kx बाय m प्लस m, यही आंसर हो गया नेट फोर्स ऑन ma स्मॉल m पे। समझ पाया? नेट फोर्स निकाले, या पहला सवाल का आंसर, ये आंसर नंबर ए हो गया। पहले पूरा सिस्टम को लेकर के एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर नेट फोर्स ऑन मास m निकालना था। तो नेट फोर्स इधर वाला बोलिए चाहे इधर वाला, दोनों बराबर है ना। n मालूम रहता है तो mg माइनस n से निकाल लेते, वो नहीं मालूम है, ये मालूम है तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले को नेट फोर्स बोलिए चाहे राइट साइड वाले को बोलिए, आप फोर्स देख लीजिए आंख से, एक n लग रहा है एक mg लग रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है, mg माइनस n इक्वल टू ma। स्प्रिंग के चलते एक्सेलरेशन हो गया था, स्प्रिंग उसको खींचा था नीचे वाले को, तो वो वाला भी नीचे आ रहा है अपने वेट के चलते। समझ पाया जी? नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? ma। अब बी वाला पार्ट इसका, अब पार्ट बी इसको नोट कर लो ठीक से, इसको ठीक से नोट कर लो पहले। इसको ठीक से नोट कर लो और मिटाना होगा तो ओके लिखेगा। अब बी पार्ट इसका देखो, पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है, क्वेश्चन का पार्ट बी, क्वेश्चन का पार्ट बी है इसमें। पार्ट बी कह रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स on the smaller block, on the smaller block at this, यहीं पे इस पोजीशन में, at this position। हाँ, तो अभी हम लोग लिखे थे इस पोजीशन के लिए इक्वेशन फोटो बना ही दिए थे। ये mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या लिखेगा? mg माइनस n इक्वल टू ma। n बराबर क्या हो गया? mg माइनस ma। अब घटा दो इसको, mg माइनस ma का वैल्यू अभी निकाला था ना, m के x बाय m प्लस m, यही आंसर हो जाए, यही आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और पूछा था सी वाले में, इसी में पूछा था व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड, इसमें और पूछा था व्हेन इज दिस फोर्स, दिस फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स वाला निकल गया तुम्हारा। अब पूछ रहा व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, ये स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड में कब होगा? तो n का वैल्यू तुम इतना लिख रहा है, स्मॉलर क्या हो गया? n का वैल्यू 0, जब कांटेक्ट दोनों ब्लॉक का टूटने लगे। तो फॉर नो कांटेक्ट के लिए जो है तुम बोलेगा
n बराबर 0। स्मॉलर वैल्यू के लिए बोलेगा फॉर दिस, आंसर इसके लिए लिखेंगे फॉर दिस n बराबर 0। n बराबर 0 कब होगा? जब mg इक्वल टू ma हो जाएगा। इसका मतलब mg इक्वल टू m के x अब बाय m प्लस m हो जाएगा, तो m कट जाएगा और इससे x निकल जाएगा। इससे x कितना निकलेगा? m प्लस m इंटू जी अब बाई के। तो ये तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन जो था वही था, इक्विलिब्रियम वाला जो एक्सटेंशन था, मतलब इतना ही ले जाएंगे जहां से इसको छोड़े थे, इसको उतना ही ऊपर ले जाएंगे तो n 0 हो जाएगा, नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, कोई एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, इन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो दिस इज, यही हाईएस्ट पॉइंट हो गया, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज एट नॉर्मल कंडीशन, at normal natural length, at natural length of spring, natural length of spring, natural length of spring, natural length of spring जो होगा उस समय n 0 हो जाए, उसमें कोई फोर्स नहीं लगे। अब सी वाला पार्ट कह रहा है इसमें, अब सी वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि व्हाट कैन बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड विथ विच, sorry, maximum amplitude with which both the blocks may oscillate together. What can be the maximum amplitude, maximum amplitude, maximum amplitude with which both the blocks may oscillate together, may oscillate together, ये पूछ रहा है कि दोनों ऑसिलेट करे साथ साथ, ये पूछ रहा है। तो भाई n अगर निगेटिव हो गया तो कांटेक्ट छोड़ देगा, निगेटिव होने का मतलब, 0 होने का मतलब कांटेक्ट छोड़ने वाला है, निगेटिव होने का मतलब कांटेक्ट छोड़ दिया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ऑसिलेट करे बोथ टुगेदर, बोल रहा है, मैं ऑसिलेट टुगेदर बोल रहा है, फॉर टुगेदर ऑसिलेशन। तो n जो था हम लोग का, n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट करे थे। तो n का वैल्यू हम लोग बोले थे mg माइनस ma ग्रेटर देन 0, इसका मतलब mg इज ग्रेटर देन ma हो गया, इसका मतलब mg इक्वल ग्रेटर देन m के x बाय m प्लस m हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x लेस देन m प्लस m इंटू, इक्वल टू भी ले सकते हैं, जस्ट इक्वल टू ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू m प्लस m g बाई k। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? इससे छोटा होना चाहिए तब ऑसिलेट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू यही इक्विलिब्रियम तक, जहां से आप ये दबाए दब गया था अपने वेट के चलते, वहीं तक ले जाकर छोड़िएगा, तब साथ साथ ऑसिलेट करेगा। इससे ज्यादा दूर ले जाएंगे तो रास्ते में आने वक्त छोड़ देगा ब्लॉक, या ऊपर जाने वक्त कहीं पे छोड़ देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम के वैल्यू के बराबर, m प्लस m बाई के इंटू जी, मतलब नेचुरल से जो अपने आप कंप्रेस हुआ था x0 के बराबर ही हो जाए। तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन था हमारा, उसके बराबर ही हो जाएगा, m प्लस m g बाई के बराबर, उतना ही दूर तक में ये ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ से एटेंडम ब्लॉक को रख करके छोड़ देंगे, जैसे यार इक्विलिब्रियम में आ गया, उसका खींच के वहीं तक ले जाइए, छोड़ दीजिए, तब ब्लॉक सेपरेट नहीं होगा, ऑसिलेट करता रहेगा साथ साथ। समझ पाया जी क्वेश्चन? यस और नो? दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी तरह से फोर्स लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है तो बहुतों को कंफ्यूजन होता है, फोर्स लगा दिया तो कैसे बनाएंगे? बनाओगे अपने कॉमन सेंस से तो सब बनते जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, तो उलझन दिमाग में पैदा करेगा फोटो देख के, लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन बनाते जाएगा, जितना सिखाए हैं तो बनते जाएगा। जैसे एस सी वर्मा का ही 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या किया है कि कह रहा है कि जो है स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है,
मास ऑफ ब्लॉक 1 kg है एंड कांस्टेंट फोर्स दिया है 10 न्यूटन का। कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है बार बार, ये फिक्स्ड है फोर्स 10 न्यूटन का हमेशा लगा रहा है, वो हटा नहीं रहा है। अब पूछ रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। 5-6 क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके बना रहे हैं। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन तुम बनाना शुरू करेगा तो बनने लगेगा, और हम पढ़ाए जा रहे हैं, तुम एक भी नहीं बनाएगा, 20 साल बाद बनाएगा तो कुछ नहीं समझ में, फिर खाली हमको गाली देके खुश रहना है ना, कि मास्टर कुछ नहीं पढ़ाया, ये बोल के खाली खुश रहना। यहाँ दुनिया भर सवाल बता दे, इतना हम लोग को नहीं बताया था मास्टर, कोई बताता भी नहीं इतना। तुम घूम लो देश दुनिया, नहीं विश्वास होता है, समझ में आ जाएगा तुम। कंसेप्ट हम बता दिए, अपने से स्टूडेंट बनाता है तब जाके कंसेप्ट। देखिए ऐसे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन पे, तो दबा रहे हैं, इसका मतलब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग भी फोर्स लगाना उल्टा शुरू करेगा कि बेटा मेरे को मत दबाओ, मैं नहीं दबूंगा, काहे दबा रहा है। ये जो आप फोर्स से धक्का मार रहे हैं बार बार, मोटा स्प्रिंग है ट्रक का, समझिए आप मार रहे हैं धक्का, तो यहाँ से ये x0 दूरी आया इधर अंदर, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा कि x0, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलन की अवस्था। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट में ब्लॉक नहीं आएगा, इस केस में वेलोसिटी नहीं जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एट इक्विलिब्रियम में हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो मतलब F इक्वल टू के एक्स नॉट हो जाए, तो एक्स नॉट हो जाएगा F बाई के, ही आंसर हो जाए, ये ए वाला आंसर होगा। समझ पाया। और क्या बात बोले हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन जीरो होता है। समझ पाया जी इस क्वेश्चन को। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, अब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। लिख दिए। अब बी वाला पार्ट देखो, इसमें बी पार्ट कह रहा है, इसी क्वेश्चन का आगे का कहानी कह रहा है, अ शार्प ब्लो, अ शार्प ब्लो, शार्प ब्लो, अगर स्लोली स्लोली तुम फोर्स लगाया है तो धीरे 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 जाकर के वो खिसकेगा। पहले जीरो था, उसके बाद फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स कम है तो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रहा है, के एक्स नॉट लगाया। क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद यहाँ रेस्ट में है, ऐसे पड़ा हुआ है शांति से, a sharp blow by some external agent, by some external agent, फोर्स लगा के रोके हुए है इसको, external agent, sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। बोला झटका से एक थप्पड़ मार दिए और 2 मीटर वेलोसिटी तुरंत बढ़ गया, टू द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट, टू द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ा दिया। फाइंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, potential energy of the spring, potential energy of the spring and kinetic energy of the block at this instant, and kinetic energy of the block at this instant। जब आप झटका मार के फोड़ दिए, देखिए ये हम जो है ये जनरल बात बोले थे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी जीरो होगा हमेशा, ये नहीं है, जीरो नहीं होगा ये भी नहीं है। वो वेलोसिटी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो हो तो कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी जीरो हो, और जीरो भी होगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं कांस्टेंट रहेगा तो भी जीरो होगा।
इस केस में स्लोली आप फोर्स बढ़ा रहे थे, स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ रहा था स्लोली। स्प्रिंग फोर्स बढ़ के इसके बराबर हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसी पोजीशन में आप रहने दिए हैं, तब ये रेस्ट में ही होगा। अब उसके बाद कुछ वेलोसिटी देके बोलता है बढ़ाया है, तो बढ़ाया तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना कंप्रेस हो गया ये एक्स नॉट से। पोटेंशियल एनर्जी कितना जगह हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालिए। एफ कितना, एफ डाटा दिया हुआ था, एफ दिया था 10 न्यूटन, के दिया था 100, तो 1/10 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 10 सेंटीमीटर बोलेंगे। अब के का वैल्यू आपको दिया 100, एक्स आया 1/10 मीटर, तो 1/10 इंटू 1/10, 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 मीटर जूल, मतलब 0.5 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, बी वाले का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे के नॉट बोल दिए, तो हाफ mv² लिखिएगा। तो मास दिया 1 kg, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, 2 से 2 कट गया, 2 जूल हो गया। ठीक, ये 2 जूल हो गया। अब टोटल एनर्जी पूछ रहा था, तो ई नॉट बोल दिए, यू नॉट प्लस के नॉट, तो ये था 0.5 जूल है, ये 2 जूल मिला के 2.5 जूल हो जाए। ये हो गया आंसर ऑफ बी पार्ट। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। समझ पा रहा है? बी पार्ट का टोटल एनर्जी पूछा था, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जोड़ दिए तो टोटल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जोड़ दिए तो टोटल एनर्जी आ गया। ये हो गया बी पार्ट। समझ पा रहे हैं जी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv², वेलोसिटी भी दे दिया था, तो 2 दिया हुआ है वेलोसिटी की 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड का, एक झापड़ मार दिए थे, तो जोड़ दिए टोटल। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, ये क्वेश्चन ये बता रहा है। तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन ये बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। इस केस में यहाँ से दबा के हम लोग किए, पोटेंशियल एनर्जी है कुछ। अब सी पार्ट कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर सी इसी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी इसी में कह रहा है, सी पार्ट के फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। जो झटका मार दिया तो अंदर जाएगा ब्लॉक, तो स्प्रिंग और बढ़ेगा, रोकेगा, फिर वापस भेजेगा। तो फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछ रहा है ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम। हाथ से झापड़ मार के जो ब्लो दिया, रिजल्टिंग एसएचएम, यही पूछ रहा है। तो भाई हाथ से जब झटका मारे तो अंदर और जाएगा, तो लेट एक्स बी द डिस्टेंस आफ्टर इक्विलिब्रियम, डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक आफ्टर इक्विलिब्रियम एट एनी टाइम टी। जो हाथ से फोर्स लगा दिए थे, मतलब 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कर दिए थे, तो एक्स डिस्टेंस पे मान लीजिए किसी समय पहुंचा अंदर, और मतलब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पहुंचा अंदर और पहुंचा एक्स डिस्टेंस, यहाँ से एक्स फर्दर चला गया, तो अब स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया होगा, वो वापस भेजेगा, धीरे धीरे जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स। देन बाकी एफ तो कांस्टेंट था, वो लग ही रहा था कि एक्स नॉट उसको बैलेंस कर रहा था, यहां तक आने में बैलेंस कर एक्स नॉट कर ही रहा। एक्स्ट्रा जो एक्स डिस्टेंस गया, उससे एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स। एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स किसके द्वारा डेवलप हुआ, स्प्रिंग के द्वारा, इज माइनस के एक्स। सो माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए कर देंगे, तो ए इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा।
ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम बोलेंगे, ओमेगा हो जाएगा रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड चलाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई रूट एम बाय के हो जाएगा। पहले जो फोर्स लग रहा था उसको तो के एक्स नॉट बैलेंस कर रहा है, तो ये दोनों समझिए एक तरह से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद एक्स डिस्टेंस गया ये, तो एक्स्ट्रा जो उसमें एक्सटेंशन डेवलप हुआ, मतलब कंप्रेशन डेवलप हुआ, उसके चलते फोर्स एक्स्ट्रा आएगा माइनस के एक्स, जो कि वापस लाएगा। इसलिए ऐसे निकाल लेंगे, टाइम पीरियड वही रहेगा 2 पाई रूट एम बाई के सी वाले में। अब डी वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है? यस और नो जल्दी लिखो। तो डी वाला पार्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो अब डी वाला पार्ट देखो। अब डी वाला पार्ट जो कह रहा है, पार्ट डी इसमें कह रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड। पार्ट डी कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी v था, यहाँ पे जो ब्लो दिया था तुम, वेलोसिटी v हाथ से मार के दिया था, तो मैक्सिमम यहाँ तक कंप्रेस हुआ ये अगर, तो यही एम्पलीट्यूड कहलाएगा। x इक्वल टू माइनस ए हो गया, पीछे की तरफ गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जहां पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम लो चाहे राइट एक्सट्रीम लो, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन एट विच वेलोसिटी 0, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एट लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 हो जाए, तब वापस आएगा, नहीं तो और अंदर जाता, वेलोसिटी विल बी 0, विल बी 0। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच करके वेलोसिटी 0 हो गया, तब ना वापस आएगा, नहीं तो और दबता। तो यही इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो इतना दूरी हुआ, यही एम्पलीट्यूड इसका कहलाया, पीछे की तरफ। तो वेलोसिटी 0 है वहां पे, ये मेन बात है। तो मेन पोजीशन पे कितना वेलोसिटी था? हाफ एम बी स्क्वायर। एक्स्ट्रा फोर्स था हाफ एम बी स्क्वायर, एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी पैदा हुआ था। ये दोनों तो अपना रेस्ट में ही एक दूसरे को रखने में सब खत्म हो गया। वही हाफ एम बी स्क्वायर जाकर के जितना देर में 0 हो जाए, जितना दूर जाकर के, उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी से निकालेंगे एम्पलीट्यूड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाफ एम बी स्क्वायर तुम एनर्जी दिया था हाथ से मार के, इसको अंदर जाना कब शुरू किया था? जब वेलोसिटी दिया था हाथ से ब्लो देके, और ये मान लिया कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो ए दूरी गया, आपके एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और ब्लॉक बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी 0 हो गया तब, तो जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया खाली। इससे हाफ हाफ कैंसिल, ए निकल आएगा एम बाई के का रूट इनटू वी। एम बाई के कितना है तुम्हारा? एम था 1 kg, के था 100, अभी था 2 मीटर पर सेकेंड, 10 बार हो गया, 0.2 हो गया मीटर, 20 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। समझ पाया जी? एम्पलीट्यूड हुआ 20 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी 0 हो जाए। अब इसका ई पार्ट, एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी 0 होगी। अब एक और पार्ट दिया हुआ ई पार्ट, इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया? यस। तो अब ई पार्ट देखो, लास्ट में पूछ रहा है तुमसे ई पार्ट में कि write the potential energy of the spring when the block is at left extreme position। यही पोटेंशियल एनर्जी, वो नहीं होगा। राइट द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, when it is at left extreme position।
तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो तुम लिखे जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ वो सब जोड़ना पड़ेगा। अब हाफ के स्क्वायर लिख देगा तो ये तो इक्विलिब्रियम के बाद ना हुआ था, ये डिस्टेंस इक्विलिब्रियम के बाद गया, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो नेचुरल यहाँ था, यहाँ से पहले एक्स नॉट किया फिर ए किए, टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा एक्स नॉट प्लस ए, टोटल कंप्रेशन हो गया एक्स नॉट प्लस ए। तो टोटल कंप्रेशन, टोटल लेफ्ट साइड कंप्रेशन कितना हो जाएगा स्प्रिंग का, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग नेचुरल से जब से शुरू किया कहानी, तो टोटल लेफ्ट साइड कंप्रेशन जाएगा एक्स नॉट प्लस ए। एक्स नॉट था 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, टोटल 30 सेंटीमीटर कंप्रेशन तुम किया है। पोटेंशियल एनर्जी या नेचुरल में जीरो था, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में, सबसे शुरू में। अब उसके बाद वो 30 सेंटीमीटर अंदर घुस गया जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी तब लिखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन U इक्वल टू, तो हम लोग बोलेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स में ये पूरा लेना होगा 30 सेंटीमीटर, तो 30/100 का स्क्वायर। अब के दिया था 100, और 0 से एक 0 कट जाए, 30/10, 3/10 स्क्वायर करेगा तो 9/100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा तो 4.5 जूल आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 जूल। ये आ जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी शुरू से लेके यहाँ तक। ये रिलैक्स था, रिलैक्स स्प्रिंग है। उसके बाद यहाँ तक आया तो पहले एक्स नॉट गया फिर ए गया कंप्रेस, तो टोटल कंप्रेशन 30 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए 30/100 करेंगे हम लोग, तो ये 0 0 कट गया। समझ पा रहा है? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 4.5 जूल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 4.5 जूल हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है एफ नंबर। अब पूछ रहा है कि राइट एक्सट्रीम पे कितना पोटेंशियल एनर्जी हो, फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ये कैसे निकालेगा बता दो, तुम जानता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना लेफ्ट आया उतना ही राइट जाएगा। ये था अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या था इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना लेफ्ट आया है उतना ही राइट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फोटो बना लेते हैं। देखो पहले था ये रिलैक्स्ड वाला, रिलैक्स था स्प्रिंग, उसके बाद एक्स नॉट अंदर चला गया तो ये इक्विलिब्रियम आया, इसको बोले इक्विलिब्रियम वाला। उसके बाद ए डिस्टेंस इधर गया, ए डिस्टेंस इधर जाएगा इक्विलिब्रियम से, तो फाइनली ए डिस्टेंस इधर भी आएगा, ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये कहलाएगा एक्स इक्वल टू प्लस है, ये कहलाएगा एक्स इक्वल टू माइनस है, ये पूरा दूरी ए होगा। और यहां से तुम स्प्रिंग को एक्स नॉट दबाया था तब इक्विलिब्रियम में आया था, तो रिलैक्स से स्प्रिंग कितना इधर एक्सटेंड हुआ, ए माइनस एक्स नॉट हुआ। इसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट एक्सट्रीम में हो गया था ये रिलैक्स वाले से एक्स नॉट प्लस ए हो गया था, और ये हो जाएगा रिलैक्स वाले से ए माइनस एक्स नॉट, इतना एक्सटेंशन हो गया। तो एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सटेंशन कितना हो गया तुम्हारा, ये ए था तुम्हारा 20 सेंटीमीटर और एक्स नॉट था 10, तो ये 10 ही सेंटीमीटर हुआ है यहाँ से एक्सटेंशन स्प्रिंग का एक्स्ट्रा। तो एनर्जी वहां पे लिखेगा राइट एक्सट्रीम पे थोड़ा कम होगा, तो कितना आएगा राइट एक्सट्रीम पे, हाफ इंटू के इंटू एक्सटेंशन, तुम 10 सेंटीमीटर बोल रहा था, 10/100 मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो 1/100 कट जाए 0.5 जूल हो जाए, 0.5 जूल हो जाए, मतलब यहाँ एनर्जी 0.5 जूल हो। तो तुम क्या क्या देखा शुरू में, यहाँ पे एनर्जी कितना, अब अलग से फोटो में दिखाते हैं। यहाँ तो तुम देखा रिलैक्स पोजीशन पे एनर्जी 0 जूल था, और जब इक्विलिब्रियम पे गया तो 0.5 जूल हुआ, और उसके टोटल यहाँ पे एनर्जी तुम्हारा था
2.5 जूल टोटल एनर्जी था। उसके बाद यहाँ पे 4.5 जूल हो गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो 0 ही हो गया, तो टोटल एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, टोटल एनर्जी 4.5। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 होता है, यहाँ 0.5 जूल। कितना है? 0.5 जूल। तो अब इक्विलिब्रियम से देखो तुम, इक्विलिब्रियम से 2.5 से इधर 5 हुआ, मतलब 2 जूल घटा, इधर 2 जूल बढ़ा। इक्विलिब्रियम से बराबर एनर्जी एक्सट्रीम में घटा, अब बराबर बढ़ा। इक्विलिब्रियम पे टोटल एनर्जी था E का वैल्यू 2.5 ई नॉट। यहाँ पे E का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, E का वैल्यू हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाए। यहाँ पे E का वैल्यू भी उतना ही जो है, ऐसा है। तो इंक्रीज जो हुआ शुरू वाला था इक्विलिब्रियम से, इतना जितना बढ़ा उधर भी उतना ही बढ़ा, जितना घटा इधर वो उतना ही बढ़ा। ये कंडीशन है, समझ गया? ये ऑल क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन। इस तरह से फोर्स वर्स भी आ रहे, तो कैसे बनाएंगे वो समझ में आया होगा तुमको, है ना? फोर्स वर्स कैसे दिए थे, वैसा ही फोर्स वाला और क्वेश्चन है। तो अगले क्लास में और क्वेश्चन बना के लास्ट क्लास कल हम लोग देंगे। तुम तब तक बनाना शुरू करो, जो भी क्वेश्चन बनाना है। 1 मिनट रुकना सब कोई, थोड़ा अटेंडेंस ले रहे हैं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, अटेंडेंस ले रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट है उसका अटेंडेंस ले। हाँ हो गया, अब जा सकता है। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। और तुम लोग आगे जो है रोटेशन का तैयारी कर लो, उसका टेस्ट लेंगे। रोटेशन का तैयारी कर लो, पिछले बार वर्क पावर एनर्जी का भेजे थे, जो नहीं दिया उसका टेस्ट आज दे दो, वर्क पावर एनर्जी का, है ना? उसके बाद रोटेशन कर लेंगे, रेडी कर लो।